नमस्कार, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। इस विषय के अंतर्गत एक वीडियो पहले दिया जा चुका था। उस वीडियो में शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन का भाग 1 बताया जा चुका है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अर्थ परिभाषा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और उसकी प्रक्रिया क्या, यानी सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से परिवर्तित होता है, इन सभी बातों की चर्चा की गई थी। अब हम आगे बाधक कारक के रूप में क्या कार्य करते हैं, सामाजिक परिवर्तन के जो बाधक कारक हैं वो क्या होते हैं। तो सामान्य चर्चा हम पहले कर लेते हैं। जो सामाजिक परिवर्तन में बाधक कार्य करते हैं क्या है। जब एक समाज विकास करता है तो चर्चा होती है समाज विकसित कैसे हुआ, तो उसके अंतर्गत इन सभी बातें शामिल होती हैं कि समाज का कैसा वर्ग, यानी जो वर्ग है किस प्रकार से अपने गुणधर्मों को विकसित किया, अपने सोसाइटी को मैनेज किया, शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे विकसित किया, इन सभी बातों को शामिल किया जाता है। लेकिन कोई एक समाज जब विकसित नहीं हो पाता है, उसके पीछे का कारक यदि पता किया जाए तो यह आता है कि नहीं, हम अपने संस्कृति को बदल नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि वह अपने मूल्यों और संस्कृतियों में मूलभूत परिवर्तन जब नहीं करना चाहते हैं, ढांचागत परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, तब वहाँ पर सांस्कृतिक विकास रुक जाता है। तो इसमें ये भी कहीं न कहीं बाधक कार्य के रूप में सामने आता है। तो हम चर्चा करते हैं कि बाधक कारक में क्या क्या है। पहला आपके सामने चर्चा आता है निहित स्वार्थ। आज के समाज में बहुत सारे ऐसे मानव हैं, हमारा समाज का बहुत सारा ऐसा वर्ग है जो अपने अपने स्वार्थ के कारण सामाजिक विकास में जो योगदान देना चाहिए वो नहीं दे पाता है, स्वयं का विकास करने के पीछे पड़ जाता है। सामान्य चर्चा यदि हम करें तो सरकारें जो होती हैं, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बहुत सारी नीतियां लेके समाज में आती है, बहुत सारे योजनाएं लेके आती हैं, लेकिन उन योजनाओं का क्या होता है, लोग निहित स्वार्थ के कारण वो जो संसाधनों की आवश्यकता जिस समाज में चाहिए वह उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो अपने स्वार्थ वृत्ति के लिए अपना विकास मात्र हो, इस उद्देश्य से वो कार्य करने लगते हैं, जिसके कारण सामाजिक परिवर्तन यानी जो विकास का स्वरूप है वह नहीं देखने को मिलता है। तो इसका भी एक बड़ा कारण बनता है। तो निहित स्वार्थ यानी अपने स्वार्थ के कारण जब व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था को नहीं समझता है तो कहीं न कहीं वह विकास में बाधक का कार्य करता है। दूसरा है आपका सांस्कृतिक जड़ता। सांस्कृतिक जड़ता क्या है, हर मानव में अपनी अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम होता है, लगाव होता है, और कोई भी व्यक्ति अपने संस्कृति से अलग नहीं होना चाहता है। लेकिन सांस्कृतिक जड़ता क्या है, अपने संस्कृति को मात्र पकड़े रहना, दूसरे की संस्कृति को न सुनना, न समझना, न स्वीकार करना। हमारे सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब हम अपने संस्कृति के साथ साथ दूसरे की संस्कृति को भी स्वीकार करेंगे, तभी जाकर के सांस्कृतिक उत्थान होगा। तो सांस्कृतिक जड़ता क्या है, सांस्कृतिक जड़ता उसे कहते हैं जब अपने संस्कृति में रहते हुए दूसरे की संस्कृति को मान्यता न देना और अपनी ही संस्कृति को ही सर्वोपरि मानना, यह कहीं न कहीं सांस्कृतिक जड़ता होता है। यही कारण होता है कि वह दूसरे के समाज में नहीं जा पाता है, दूसरे की विचारधाराओं को नहीं सुनता है, जिसके कारण वह एक सामाजिक क्षेत्र विशेष में सीमित हो जाता है। इसलिए सांस्कृतिक जड़ता नहीं होना चाहिए, यानी अपनी परंपराओं को दूसरों तक पहुंचाना, दूसरी के परंपराओं को स्वीकार करना, जिससे सामाजिक प्रेम, भाईचारा, स्नेह, सौहार्द आदि बहुत सारी बातों का विकास होता है। इसलिए जो आपके सामने यानी सांस्कृतिक जड़ता आता है, कहीं न कहीं यह सामाजिक विकास में बाधक का कार्य करता है। इसके बाद आता है नवीनता का भय। बहुत सारे ऐसे सामान्य उदाहरण हम लें तो ऐसा होता है कि जब जैसे कोई परिवार है, परिवार में जब कोई बच्चा नया कंप्यूटर लेके आता है, या एक सामान्य उदाहरण दे कि परंपरागत जो भोजन बनाने की प्रक्रिया चूल्हा आदि का होता था, उसमें जब कोई सिलेंडर लेके आता है, इंडक्शन लेके आता है, तो बूढ़े बुजुर्ग या जो प्राचीन विचारधारा से संबंध रखते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो बहुत खतरा है, इसको जो है यहाँ से हटाओ, यहाँ ले जाओ, इस रूम में रखो, हमारे पास मत लाओ, आदि ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं।
इसका आशय यह है कि वह नवीन परिस्थितियों में नहीं रहना चाहते हैं या ऐसे संस्कृति को नहीं स्वीकार करना चाहते हैं जो उन्होंने जिन संस्कृति को नहीं देखा है। तो यहाँ आशय यह है कि नवीनता का भय, वह यह समझते हैं कि जब हमारे जो मूल्य थे, जो हमारी विचारधारा थी, जो हमारी परंपरा है, उस परंपरा में ये जो नए लोग हैं कहीं न कहीं बिगाड़ देंगे या उन मूल्यों को नहीं समझेंगे, इस प्रकार का उन्हें भय होता है, यानी अपने मूल्यों को खोने का भय होता है। लेकिन वर्तमान में जो हमारा सामाजिक परिवर्तन का जो ढांचा है वह यह बताता है कि यदि इस प्रकार से जड़ता है, यदि इस प्रकार से नवीनता से भय है, तो कोई भी समाज विकास नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आप उसके सामने नहीं आएंगे, जब से उसको समझेंगे नहीं, तब तक आप में परिवर्तन नहीं होगा। और यही कारण है कि पुरानी विचारधारा यानी जो बुजुर्ग होते हैं, जो युवा होते हैं, उनमें आज ज़्यादातर द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है। तो यह द्वंद्व की स्थिति का कारण ही है आपका नवीनता का भय। पृथकता की मात्रा क्या होती है कि जैसे वर्तमान समय में ज़्यादातर देखा गया है कि जो पुरानी विचारधारा संस्कृति में जीने वाले लोग हैं, ऐसे लोग और नए संस्कृति परंपरा से जो आने वाले बच्चे हैं, उनमें दोनों में आपसी वैचारिक मतभेद होने लगता है। लोग गांव में रहना बहुत सारे पसंद करते हैं, शहर में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर सामाजिक परिवर्तन के ढांचागत विकास में बहुत बड़ा बाधक बनता है। माता पिता की सेवा बच्चा करना चाहता है, लेकिन माता पिता शहर नहीं जाना चाहते हैं। कुछ नया करना चाहता तो कहते नहीं, हम मड़ई में रह लेंगे, हम गांव के अपने ही ऐसे में ही रह लेंगे, हम ऐसे ही खा लेंगे। कुछ नया बनाने का सोचता है तो नहीं हो पाता है। तो कहीं न कहीं यह एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो पृथकता की मात्रा इसमें बढ़ने लगती है, यानी विचार से दोनों एक दूसरे से विरुद्ध होने लगते हैं। और यह कहीं न कहीं सामाजिक परिवर्तन में, विचारधारा के परिवर्तन में बाधक का कार्य करती है। क्यों? क्योंकि जो पृथकता की मात्रा है वो दोनों में देखने को मिल रही है, आपके युवा वर्ग में भी देखने को मिल रही है और जो वृद्ध बुजुर्ग है उनमें भी देखने को मिल रही है। तो यह भी एक बाधक का कार्य करता है। राजनैतिक कारक होता है। ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे कि जब सत्ता परिवर्तित होता है तो सामाजिक परिवर्तन के जो स्वरूप हैं वो बनने और बिगड़ने लगते हैं, यानी एक तरफ से बनता है तो दूसरे तरफ बिगड़ता है। यानी बहुत सारी योजनाएं, सामान्य चर्चा करें तो बहुत सारी योजनाएं जब आती हैं वो रन में रहता है, यानी वो विकास के एक ढर्रे पे चलता रहता है। लेकिन जब सत्ता परिवर्तित होती है तो उसमें कोई न कोई कमियां आने लगती हैं, चाहे विरोधाभास के रूप में हो, चाहे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होने के नाते हो, या उसमें कहीं न कहीं शिथिलता देखने को मिलती है। तो राजनैतिक कारण में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, या बाधक कारक के रूप में भी होता है और विकसित कारक के रूप में भी होता है। क्योंकि जब कोई एक दूसरे की कमी को देखता है, उजागर करता है, तो उसमें जो मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता है उसमें परिवर्तित होता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि ये जो राजनैतिक उठापटक होता है, परिवर्तन होता है, उसमें बहुत सारी सुविधाओं से लोग वंचित हो जाते हैं, संसाधनों से विहीन हो जाते हैं। क्योंकि जो योजनाएं जिनके लिए लाभप्रद होनी चाहिए वो योजनाएं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते सत्ता परिवर्तित हो जाती है। तो राजनैतिक उठापटक में भी जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके पहले की व्यवस्था, आज़ाद होने के बाद की व्यवस्था, या उसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी समय व्यवस्थाएं बदली, जिसके कारण बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। तो राजनैतिक कारण से, यानी सत्ता परिवर्तित होने में भी बहुत सारे ऐसे कारक जुड़ जाते हैं जो बाधक कारक के रूप में होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कानूनी कारक में बहुत सारे संशोधन भी होते हैं। तो राजनैतिक व्यवस्था के अंतर्गत ये सारी बातें चर्चा हुई। कानूनी कारक के अंतर्गत जैसे बहुत सारे ऐसे संविधान के ऐसे कारक आते हैं, बहुत सारे ऐसे नियम आते हैं जिसके अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन के बहुत बड़े कारक बनते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे दायित्व कौन कौन से हैं, राजनैतिक पहलू कौन से हैं, यानी हमें कौन सा अधिकार हमारा है, कौन सा हमारा अधिकार नहीं, किस कार्य में हम भाग लें, ये सभी जानकारी हमें नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे संशोधन हो जाते हैं जिसके कारण हमें जानकारी नहीं होती है। तो यह भी कानूनी कार्रवाई में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाधक का कार्य बनती है। धार्मिक संकीर्णता, आगे नए पॉइंट में चढ़ते हैं। धार्मिक संकीर्णता क्या होती है कि अपने धर्म के प्रति जो विचारधारा होती है उसमें जब मानव सीमित हो जाता है, यानी विचारधारा से सीमित हो जाता है,
तो वह अपने क्षेत्र विशेष को ही ध्यान दे पाता है। तो धार्मिक संकीर्णता सामाजिक परिवर्तन के बाधक कारक के रूप में होती है। क्यों? क्योंकि यदि एक वर्ग अपने धर्म विशेष को ही मान्यता देता है तो दूसरे धर्म का यदि मान्यता नहीं देगा तो कहीं न कहीं विरोधाभास होने लगता है। तो मान्यता न देने से भी कहीं न कहीं बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं। ऐसे सभी धर्मों में अपनी अपनी विचारधाराओं में संकीर्णता आती है। तो सामाजिक परिवर्तन में यानी विकास में सामाजिक जो स्थिति है उसको बदलने में यदि हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, तो कहीं न कहीं बाधा के रूप में कार्य करता है। उचित शिक्षा का अभाव, जिस समाज में शिक्षा प्रणाली में अच्छा विकास नहीं हो पाता है, शिक्षा की व्यवस्था, विद्यालय प्रांगण की व्यवस्था, शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं होता है, वहाँ कहीं न कहीं सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न होता है। तो उचित शिक्षा व्यवस्था जहाँ जिस समाज में नहीं होता वहाँ एक समस्या उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन के बाधक रूप में बहुत सारे विभिन्न बिंदुओं की चर्चा हुई। अब हम दूसरे बिंदु में चलते हैं। सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में शिक्षा, यानी शिक्षा किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन के रूप में कार्य करता है, इस बात की चर्चा होगी। तो उसमें हम देखते हैं तो पहला बिंदु है संस्कृति को नवीन पीढ़ी तक पहुंचाना। नवीन पीढ़ी तक पहुंचाने का आशय यह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिति जो शिक्षा की है हस्तांतरित हुई। आप लोग देखते हैं कि वैदिक परंपरा की जो शिक्षा पद्धति थी वह धीरे धीरे एक दूसरे पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते बदलाव हो गए, उसमें स्वरूप में बदलाव आया। फिर बौद्ध परंपरा आया, मुस्लिम परंपरा आया, तो परंपराओं में भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ बदलाव यानी समय समय पर होता रहता है। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है कि जब संस्कृति और शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होती है और स्थिति बनाए रखता है, व्यक्ति अपने स्थिति बनाए रखता है, तो वह स्थिति दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है। लेकिन जब एक पीढ़ी स्वयं शिक्षित नहीं होगा तो दूसरा पीढ़ी अपने आप अशिक्षित हो जाता है। यानी संस्कृति और शिक्षा को एक दूसरे तक हस्तांतरित करने में शिक्षा का बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा है आवश्यक मूल्यों में स्थायित्व। आवश्यक मूल्य क्या होते हैं? जैसे समाज में विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसमें ऐसे गुण विकसित हों जो समाज को आगे ले जाने वाला हो। दया हो, करुणा हो, परोपकार की भावना हो, यह बहुत आवश्यक है। तो दया, करुणा, परोपकार की भावना, सामाजिक उन्नति के लिए कार्य किए जाएं, इस प्रकार से ये आवश्यक मूल्य हैं। ये आवश्यक मूल्य तब विकसित हो सकते हैं जब बच्चों में उचित शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, अच्छी शिक्षा का उदय होगा, तभी हो सकता है। इसके बाद आता है शिक्षा परिवर्तनशील कारक के रूप में कार्य करती है। परिवर्तनशील कारक के रूप में क्या कैसे काम करती है? कहते हैं कि जब कोई एक समाज शिक्षित समाज होता है तो वह अपनी स्थिति को बनाए रखता है, अपने ढांचागत विकास करता है और अपने स्वरूप को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास करता है। यानी अपना परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के रूप में वो बदलने का प्रयास करता है। सोचता है कि यदि हम अपना विकास कर रहे हैं तो हमारे तरह और भी समाज के वर्ग लोग विकसित हों। तो शिक्षा जो है परिवर्तनशील कारक के रूप में होता है, अपनी स्थिति बदलता है शिक्षा के द्वारा। यदि गरीब है तो धीरे धीरे अमीर होने लगता है, यदि बुद्धिजीवी वर्ग में नहीं शामिल है तो बुद्धिजीवी वर्ग में शामिल है। यानी अपनी स्थिति से यानी एक स्थिति से दूसरे स्टेप में पहुंचना। गतिशीलता के सिद्धांत जैसा कि चर्चा होती है, एक स्थिति से दूसरे स्थिति में पहुंचना शिक्षा परिवर्तनशील कारक के रूप में कार्य करता है। नवीन परिवर्तनों में सहायक। शिक्षा नवीन परिवर्तनों में कैसे सहायक है? जब बच्चा शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो नवीन गुणधर्मों को जानने लगता है। जैसे कोई बच्चा जब शिक्षित है तो उसे मोबाइल के बारे में बताया जाए, कंप्यूटर के बारे में या टेक्नोलॉजी के बारे में, औद्योगिक इकाइयों के बारे में बहुत जल्दी समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे वह जुड़ा हुआ है, उसको समझ रहा है। लेकिन जो व्यक्ति, जो बच्चा इस चीज़ को नहीं जानता है, वो उस चीज़ को नहीं समझ पाता है, तो उसको उतना महत्व नहीं देता है। तो नवीन परिवर्तनों में सहायक होता है। यानी कुछ नया जब बदलना होता है तो वो जो शिक्षित होते हैं, जागरूक होते हैं, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि जो शिक्षित जागरूक नहीं होते हैं वो उसको कम महत्व देते हैं। ज्ञान के क्षेत्रों में विकास का बहुत बड़ा कारण बनता है। आपका ज्ञान यानी शिक्षा के द्वारा हम बहुत सारे क्षेत्रों में विकास करते हैं। ऐसा नहीं है या सिर्फ पठन पाठन के क्षेत्र में विकास करता है, या अन्य क्षेत्रों में भी, चाहे आपका टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपका चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे बहुत सारे ऐसे कृषि आदि क्षेत्रों में भी यह बहुत बड़ा विकास करता है।
किस प्रकार से खेती की जाए, नवीन खेती, नवीनता उसमें कैसे लाई जाए। ऐसे बहुत सारे इकाइयां हैं जिसमें वह परिवर्तन के विरोध को दूर करना। आज के समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परिवर्तन का विरोध करते हैं। नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो तुम बहुत गलत कर दे रहे हो, हमारी परंपरा के विरुद्ध है, हमारी परंपरा में ये सारी बातें नहीं हैं। ऐसी बहुत सारी बातें सामने आती हैं। तो यदि आप शिक्षित हैं और उसे भी शिक्षित कर देते हैं तो ये जो बीच वाली स्थिति है वह बदल जाएगी। यानी जो आज संस्कृति का विरोध कर रहा होता है वह जब शिक्षित हो जाता है तब वह उसको समझता है कि नहीं, अब समय है परिवर्तन का। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें आती हैं। तो सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। इस तरह से बहुत सारे बदलाव होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, और आपके मित्र यानी आपके जो संपर्क में हैं, चाहे वो बीटीसी के हों, चाहे अन्य विद्यार्थी हों, यदि उनके योग्य यह वीडियो है आप उसे ज़रूर भेजें। तब तक के लिए धन्यवाद।